तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दोस्तों जारी है। पिछले 12-14 घंटों से तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग जो प्रिंट मीडिया है उसमें और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन तमाम जगहों पे जो न्यूज़ चैनल को बताते हैं या फिर न्यूज़ को प्रसारित करते हैं, हर जगह बस एक ही खबर, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब इसको लेके अलग अलग लोगों के मन में सवाल है कि बाबा सिद्दीकी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, दूसरा उनकी हत्या हुई कैसे, तीसरा उनकी हत्या में शामिल लोग कौन थे, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जब उन्हें सुरक्षा मिली थी तो आखिर जब हत्या हो रही थी उस टाइम सुरक्षाकर्मी कहाँ थे, और पांचवा उनकी हत्या का प्लान बना कैसे। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। कई चीज़ें जो निकल के सामने आई हैं, कई चीज़ें जो इनपुट के माध्यम से पता चला उसको मैं आपको बताऊंगा। वक्त के साथ साथ चीज़ें जब और क्लियर होंगी तो और बताऊंगा, लेकिन जितने पहलू अभी तक क्लियर हैं शायद उसे आप जान लीजिए। तो कहानी को शुरू करूं उससे पहले बाबा सिद्दीकी की ज़िंदगी को जान लेते हैं कि आखिर बाबा सिद्दीकी कौन थे, इतना बड़ा उनका नाम बना कैसे। एक टाइम ऐसा भी था जब बॉलीवुड के दो बड़े दिग्गज सलमान और शाहरुख आपस में लड़ रहे थे। उस टाइम समझौता कराने के लिए अगर कोई आगे आया तो वो बाबा सिद्दीकी थे। तो आखिर इतना बड़ा नाम उस टाइम उनका कैसे था कि उन्होंने दोनों को अगर कहा कि दोनों अब प्यार से रहो, दोनों समझौता कर लो, तो दोनों मान कैसे गए। बाबा सिद्दीकी का जो असल जन्म है, हालांकि कुछ ही साल बाद जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो फिर वो पहुंच गए मुंबई, महाराष्ट्र, लेकिन असल उनकी ज़िंदगी शुरू होती है बिहार के गोपालगंज से। बिहार के गोपालगंज में उनके फादर एक बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हीं के घर उनका जन्म हुआ। शुरुआत में जो उनका नाम था वो जियाउद्दीन सिद्दीकी था। अब ठीक ठाक पहले से ही बचपन से ही पैसा था तो कोई बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ इनकी रही नहीं। साल 1977 में ही इन्होंने फिर जब इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई तो इन्होंने राजनीति में एंट्री मार ली और उस टाइम जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें वो ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन होने के बाद अलग अलग मोर्चों पे उन्होंने काम किया, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको खुश किया। किस्मत भी अच्छी थी, अचानक से इनकी मुलाकात सुनील दत्त साहब से हो जाती है। अब सुनील दत्त उस टाइम बॉलीवुड में एक तरह से राज कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान उनको जान रहा था। जो कुछ उन्होंने किया था, जो कुछ उनकी ज़िंदगी थी, पूरा हिंदुस्तान उनकी एक्टिंग और उनकी डायरेक्टिंग का मुरीद था। सुनील दत्त साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद दोनों के बीच ठीक ठाक दोस्ती हुई। सुनील साहब ने उनसे कहा कि आप मुंबई आओ। इसी के बाद से वो मुंबई निकल गए। लगभग साल 1.5 साल ही ये बिहार के राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल रहे। मुंबई जाते हैं, मुंबई में बांद्रा में उनको कांग्रेस का महासचिव बना दिया। उसके बाद फिर इन्होंने कभी पलट के पीछे देखा नहीं। 1980 में ये बांद्रा में महासचिव बने, उसके बाद फिर वहीं पे ये कार्य करते रहे। 1992 आते आते ये फिर पार्षद हो गए। उसके बाद फिर ये विधायक बने, विधायक बनने के बाद मंत्री बने। टोटल 3 बार ये विधायक बने। आखिरी बार साल 2014 में इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से ये राजनीति में ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए, अलग अलग पार्टी ये ज्वाइन करते रहे, लेकिन चुनाव से इन्होंने थोड़ी सी दूरी बना ली। इसके बाद इनका एक बेटा है, वो चुनाव में आगे बढ़ता है, वो खुद विधायक बनता है। इनकी पत्नी भी ठीक ठाक बिजनेसमैन है। इनकी एक बिटिया है। शुरुआत में उसने पॉलिटिक्स में एंट्री की लेकिन उसे जमा नहीं। उसके बाद फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई करती है। उसके बाद एक उद्योगपति के रूप में अपने काम को शुरू करती है। अलग अलग मेडिकल फील्ड में अलग अलग फार्मा कंपनी उसके नाम पे, अलग अलग फार्मा कंपनी को बहुत बढ़िया तरीके से चला रही हैं। ठीक ठाक उस फील्ड में उनका नाम है, उनका रुतबा है। उनकी जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, इस टाइम वो बांद्रा ईस्ट विधायक है। बांद्रा वेस्ट सीट से ये विधायक रहते थे। बांद्रा ईस्ट सीट से जो इनके बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, वो विधायक है। तो राजनीति की दुनिया में पूरे परिवार का एक दबदबा है। इनकी जो इफ्तार पार्टी थी पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में सबसे मशहूर इफ्तार पार्टी है। जब ये इफ्तार पार्टी करते थे तो तमाम बॉलीवुड के सितारे, तमाम दिग्गज लोग, तमाम अलग अलग लोग, ये सब लोग आते थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नाम, तमाम लोग इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे। मीडिया की बाकायदा कवरेज होती थी। इस वजह से मुंबई, महाराष्ट्र में इनका अच्छा खासा नाम था। एक वक्त दाऊद ने खुद कहा था कि
तुम्हारी तो फिल्म मैं रामगोपाल वर्मा से खुद बनवाऊंगा। हालांकि ये खुश होके नहीं, दुश्मनी में कहा था। तो एक तरह से दाऊद से भी थोड़ी बहुत इनकी खटास थी। सलमान और शाहरुख खान का जब झगड़ा हुआ था तो इन्होंने ये समझौता कराया था। तमाम चीज़ें बढ़िया चल रही थी, 66 साल की इनकी उम्र हो चुकी थी। लेकिन अचानक से अभी कल खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। तो पहला सवाल ये कि हत्या हुई कैसे। तो कुछ टाइम पहले जो बाबा सिद्दीकी थे यानी जियाउद्दीन सिद्दीकी, इनको धमकी मिली हुई थी कि संभल के रहना और तुम्हें मार दिया जाएगा। इसको लेके इन्होंने सुरक्षा की डिमांड की थी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि इनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन जो पुलिस का अभी तक कहना है उस हिसाब से इनको अभी तक कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। हालांकि कुछ पुलिस के जवान थे जो उनकी सुरक्षा में लगे ही थे, लेकिन ऐसी कोई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी। नॉन कैटेगरी या फिर जीरो कैटेगरी की सुरक्षा में रहते थे। उस दिन भी, जिस दिन इनकी हत्या हुई, इनके बेटे का जो ऑफिस है खैर नगर में, बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा में, वहीं पे उस ऑफिस में ये गए थे अपने बेटे के पास। जाने के बाद फिर वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे इनको वापस आना था। अच्छा, चूंकि ये भी खुद एक बहुत बड़े नेता, 40 साल तक ये कांग्रेस में रहे, उसके बाद ये एनसीपी में आ जाते हैं, तो इतने बड़े पॉलिटिशियन थे कि जब ये उस ऑफिस में पहुँचते, अच्छा इनका बेटा भी विधायक है, तो विधायक के आसपास 10, 20, 50 लोग तो यूँ ही होते हैं। ये भी आए थे तो 10, 20, 50 लोग इनके भी थे, तो टोटल 100, 125 लोगों की भीड़ थी। खैर नगर में ऑफिस था। ऑफिस से निकलते हैं, रेंज रोवर गाड़ी थी, उसमें दोनों लोग बैठते हैं यानी जीशान और बाबा सिद्दीकी। अचानक से जीशान के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन आता है तो जीशान बात करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। तभी कुछ समर्थक गाड़ी के आसपास खड़े थे और उसी दिन आपको याद होगा कि राम नवमी और विजयदशमी चल रही थी। तो विजयदशमी में ज़्यादातर जगहों पे मूर्ति विसर्जन होते हैं, रावण का पुतला दहन किया जाता है। अच्छा, पुतलों में लोग पटाखे वगैरह लगाते हैं, एक्सप्लोजिव थोड़ा बहुत लगा देते हैं कि ब्लास्ट होगा, आवाज़ होगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा, आतिशबाजियाँ होती हैं। रात में ही ये तमाम चीज़ें भी होती हैं। तो अचानक से कुछ पटाखे दगने की आवाज़ आती है, लगभग 9 बज के कुछ मिनट की बात है। जब पटाखे दगने की आवाज़ आई तो आवाज़ आने के बाद पहले तो लोग समझ नहीं पाए। इसी दौरान एक अजीब सा धुआं हुआ। धुआं इतना अजीब था कि लोगों की सांस और आंखों से देखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फौरन वो लोग थोड़ा सा गाड़ी से दूर होते। अच्छा, ये गाड़ी में इनका शीशा बंद था तो इन्हें कुछ समझ में आया नहीं। अचानक से जो आसपास के लोग थे उनको कुछ और आवाज़ आती है। शुरुआत के कुछ सेकंडों में सबको लगता है कि शायद कोई आतिशबाजी कर रहा है आसपास के इलाकों में। चंद सेकंडों में तब तक लोग समझ जाते हैं कि शायद कुछ हुआ है जो नहीं होना था, क्योंकि उसी भीड़ से कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। सबके मुंह पे रुमाल बंधी हुई थी। इसी बीच कुछ लोग देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी के सीने से खून निकल रहा और पेट से भी खून निकल रहा। फौरन लोग समझ गए कि ये कोई आतिशबाजी नहीं थी, बाबा सिद्दीकी के ऊपर किसी ने फायरिंग की थी। फौरन भीड़ उन लोगों को दौड़ाती है। अच्छा, थोड़ा से ही जैसे आगे ये लोग जाते हैं तभी देखते हैं कि जो मुंबई पुलिस अपनी चकाचौंध व्यवस्था में लगी हुई थी, पुलिस ने देखा कि 3 लोग भाग रहे हैं, बाकी भीड़ दौड़ा रही है। उन्हें भी लग गया कि कुछ गड़बड़ है। वो पकड़ने की कोशिश करने लगे। 2 लोग पकड़े जाते हैं, एक वहां से फरार हो जाता है। जब दोनों लोग पकड़े गए, एक फरार हुआ, उसके बाद फौरन बाबा सिद्दीकी को आनन फानन में लीलावती हॉस्पिटल लेके जाया गया। जाने के बाद डॉक्टर उनको बचाने की तमाम कोशिशें करते हैं। घंटे 2 घंटे तक इलाज चलता है। तब तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से अलग अलग जगहों पे खबर फैल गई, लेकिन तब तक 3 गोलियों ने अपना काम कर दिया था। 1 गोली सीने में लगी थी, 2 पेट में लगी थी। लाने ले जाने में थोड़ा सा वक्त लगा। इस दौरान इतना ब्लड निकल चुका था कि बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका। तमाम दिग्गज बॉलीवुड के सितारे, तमाम लोग, तमाम पॉलिटिशियन भाग के हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन 11:30 बजे या फिर 11:27 जो एग्जैक्ट टाइम है, उस टाइम बाबा सिद्दीकी दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही उनकी मौत की खबर निकल के सामने आई, तमाम लोग जानने को परेशान थे कि आखिर ये हमला किया किसने। तो सबसे पहला सवाल का जवाब जो था वही दे सकता था जो हमला करने वाला था। तो 2 लोग पकड़े गए थे। इनमें से एक का नाम था गुरमेल सिंह और एक का नाम था धर्मराज कश्यप। पुलिस वाले, चूंकि रात का मामला था और मामला हाईलाइट था कि पुलिस ने पकड़ लिया है, तो रात में तो तमाम काम भी होते रहे, ज़्यादा पूछताछ कर नहीं पाए। अगले दिन कोर्ट में पेश करना था मजिस्ट्रेट के सामने।
तो धर्मराज कश्यप और जो गुरमेल सिंह था, इसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। पेश करने के बाद कोर्ट से फिर रिमांड मांगी गई। हालांकि उसमें भी जब रिमांड मांगी गई तो जो धर्मराज कश्यप था उसने कहा कि सर मेरी जो उम्र है वो 17 साल है और मैं जुवेनाइल हूँ, यानी नाबालिग, तो मुझे पुलिस वालों के हवाले नहीं किया जाए। इसके विरोध में जो बाकी वकील थे उन्होंने कहा कि इसके आधार कार्ड में इसकी जो उम्र है वो 23 साल है और जो गुरमेल सिंह है उसकी उम्र 32 साल है और इनकी रिमांड जरूरी है। कोर्ट ने 14 दिन की इन दोनों की रिमांड दे दी पुलिस को। अब जब रिमांड मिली तो फिर पूछताछ शुरू हुई। तो जब पूछताछ शुरू हुई तो 2-3 चीजें पता चली। पहले तो इन लोगों की क्राइम कुंडली जो थी वो पता चली और ये पता चला कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। तो पता चला कि टोटल 4 लोग शामिल हैं, जिनमें से एक का नाम है जीशान अख्तर, जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। एक शिवा गौतम यानी शिव कुमार गौतम, एक धर्मराज कश्यप जो कि गिरफ्तार हुआ और एक हरियाणा का गुरमेल सिंह। अगर सबके क्राइम कुंडली की बात करें तो जो मेन मास्टरमाइंड है जीशान अख्तर, अभी 2-3 महीने पहले 7 जून को पंजाब के पटियाला जेल से निकल के आया है। बाकी जो धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम, इनकी अभी तक कोई भी क्राइम कुंडली पुलिस के हाथ नहीं लगी है। धर्मराज कश्यप और शिव कुमार दोनों उत्तर प्रदेश के बहराइच के हैं, दोनों एक ही गांव गंडारा के हैं, दोनों अगल बगल रहते हैं और दोनों के घर जब मीडिया वाले पहुंचते हैं और पुलिस वाले पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पता करते हैं भैया आपका बेटा कौन है, क्या करता है। तो पिछले 10-20 दिनों में या फिर 10-20 घटनाओं में जो हमने देखा कि जब पुलिस वाले घर पे जाते हैं, मीडिया वाले घर पे जाते हैं, तो सबके माँ बाप यही कहते हैं कि हमारे बच्चे को फंसाया जा रहा है, हमारा बच्चा निर्दोष है, वो तो कमाने खाने गया था और ऐसे काम वो नहीं कर सकता। तो इन दोनों घरों के माँ बाप ने कहा, यानी दोनों के, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम के माँ बाप ने कहा कि जो हमारा बच्चा है वो मुंबई गया ही नहीं था या फिर मुंबई में रहता ही नहीं था, वो तो रहता था पुणे में और दोनों साथ मिलके स्क्रैप यानी कबाड़ का और भंगार का काम किया करते थे। तो दोनों के माँ बाप ने फिर से वही बात बोली कि यहाँ रहता नहीं था, 6-7 महीने से आया नहीं था, वो तो कबाड़ का काम करता है, उसको निर्दोष है, फंसाया जा रहा। जैसे हमने पिछले कई घटनाओं में, कई इनकाउंटरों में भी देखा। खैर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी, इसी दौरान एक फेसबुक पोस्ट आती है और इस पोस्ट ने तो मानो पूरे केस को हवा दे दी। अब तक जो लोग कम इंटरेस्टेड थे या फिर नहीं जानना चाह रहे थे, जैसे ही एक पोस्ट आता है फौरन पूरा मामला ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, फॉरेन मीडिया के लिए भी एक बेहद हाईलाइटेड न्यूज है। इस पोस्ट को करने वाले शख्स का नाम था शुभम लोडकर। शुभम लोडकर ने एक पोस्ट किया और उसके स्क्रीनशॉट को अलग अलग जगहों पे वायरल किया। इसमें उसने हिंदी में कुछ गलत लिखा, सही से नहीं लिख पाया, लेकिन उसने जो कुछ लिखा उसका अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो इस पोस्ट में उसने लिखा था कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि हमारे भाई का अगर नुकसान होगा और जो बाबा सिद्दीकी आज बहुत बड़े बड़े बातों की पुल बांधता है, एक टाइम में वो दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में था और जो भी सलमान खान के साथ देगा, सलमान खान से हम जंग नहीं चाहते थे लेकिन सलमान खान की वजह से हमारे भाई अनुस्थापन का नुकसान हुआ। तो अनुस्थापन कौन था? तो आपको याद होगा कि 14 अप्रैल, इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, कुछ बालकनी में लगी थी, कुछ खिड़कियों में लगी थी गोलियां। इसमें 2 लोगों का नाम आया था। अब ये सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला था तो फौरन क्राइम ब्रांच इसमें एक्टिव होती है। लगभग 11 दिन बाद यानी 25 अप्रैल को 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। एक का नाम था सुभाष चंदन और दूसरे का नाम था अनुस्थापन, 32 साल का। अनुस्थापन को गिरफ्तार किया, सुभाष चंदन को गिरफ्तार किया और जब चार्ज के बारे में लोगों ने पूछा तो जो क्राइम ब्रांच है उसने कहा कि जो फायर करने वाले थे उनको हथियार सप्लाई करने वाले यही 2 लोग थे। अब इससे पहले कि कुछ हो पाता, कुछ बात आगे बढ़ पाती है, 25 तारीख को ये लोग गिरफ्तार हुए थे। 1 मई को जो अनुस्थापन था उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसको फिर इलाज की बचाने की कोशिश की गई लेकिन अनुस्थापन बच नहीं पाया, उसकी जान चली गई। अब शुभम लोडकर ने ये पोस्ट किया और कहा कि जो अनुस्थापन मारा गया था या फिर उसने सुसाइड किया था, हम उसी के नुकसान का बदला ले रहे हो, इसीलिए हमने मारा है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि भाई अनुस्थापन के केस में बदला, और ये शुभम लोडकर कौन है? उसने हैशटैग जो लगाया था उसमें लिखा था लॉरेंस बिश्नोई। तो फिर यहाँ से भी बड़ा सवाल। फौरन अब पता किया जाने लगा कि ये कौन है, तो पता चला ये अकोला जिले का है। और जीरो इन किया तो पता चला कि अकोला जिले में एक अकोट तालुका है, वहाँ का रहने वाला है, वहीं के एक गाँव का।
पुलिस की एक टीम फौरन अकोट तालुका जाती है, इसके गांव में जाती है, लेकिन जब पहुंचती है तो पता चलता है कि इसके घर के सामने ताला लगा हुआ है और ताले में अंदर कोई है नहीं। तो शुभम लौट कर गिरफ्तार हुआ नहीं, पोस्ट उसी ने किया, जिम्मेदारी उसी ने की। तो लगभग तो अब लोग मान रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, लेकिन अभी तक लॉरेंस बिश्नोई की असल टीम इसमें कौन है ये भी पता करना मुश्किल है। और पुलिस की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं हुई, हालांकि पुलिस ने मना भी नहीं किया कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ नहीं हो सकता। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मर्डर का प्लान बना कैसे। तो इसके लिए इन्होंने अब तक जो कुछ बताया उस हिसाब से इन तीनों की मुलाकात जीशान अख्तर से होती है। जीशान अख्तर ने इनसे कहा कि तुम्हें मर्डर करना है और एक काम है, इसको कर दो, तुम्हें 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो टोटल सबको 2 लाख रुपए मिले, यानी 50-50 हज़ार रुपये बांट लो, बाकी जो 2 लाख रुपए हैं, बाकी 50 हज़ार जो बचे उससे अपने तमाम सामान को अरेंज कर लो। तो फिर पिछले महीने करौल इलाके में, यानी सितंबर से ही ये लोग आ जाते हैं मुंबई में और 14,000 रुपये का एक किराए का कमरा लेते हैं और उसी 14,000 रुपये के किराए के कमरे पे ये लोग रेकी करना शुरू करते हैं। यानी बाबा सिद्दीकी कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, कितने बजे इनका उठना बैठना होता है। लगातार 1 महीने से ये लोग रेकी कर रहे थे, तमाम लूप होल चेक करना कि कैसे मारा जा सकता है, कैसे ये लोग बच सकते हैं। और जब रेकी कर ली तो फिर इन्हें पता भी नहीं था कि बाबा सिद्दीकी असल में है कौन, उनकी पहुंच क्या है। इनको बस एक फ़ोटो मिली थी, एक लोकेशन मिली थी, इन्होंने जो कुछ बताया। उसके बाद ये रेकी करते करते अंत में जब इन्हें मौका मिला तो कल इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। तो अभी तक इतनी चीज़ें निकल के साफ हुई हैं। एक कोई शुभम लूटकर है, उसने जिम्मेदारी ले ली और कहा कि हमने करवाया। अब पता नहीं उसने यूं ही कह दिया, उसने लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया और कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है। इन लोगों ने भी इनडायरेक्टली कबूल किया कि लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात हुई थी, मतलब उनके गुर्गों से। लॉरेंस बिश्नोई से तो मिलना बड़ा मुश्किल है और उन्होंने ही कहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो जंग सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही है, बीच में ये लोग मारे जा रहे हैं। कभी कोई अनुस्थापन करके मारा जाता है और आज बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चली और फिर उनकी जान चली गई। हालांकि सबके जो माँ बाप हैं अभी तक वो कह रहे हैं कि निर्दोष है, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब चाहे पहला क्राइम हो चाहे दूसरा, क्रिमिनल तो आखिर क्रिमिनल होता है। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी बाबा सिद्दीकी के मर्डर की, जो अभी तक साफ साफ निकल के सामने आई है। कई ऐसे इनपुट हैं जो लोग बता देते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ें बाद में गलत हो जाएं तो बड़ी बेइज्जती होती है। तो बिना सटीक जानकारी के नहीं बोलना चाहिए। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और साथ ही इसी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।